नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार तिवारी है और मैं एक गैर सरकारी संगठन रेलवे चिल्ड्रन इंडिया के साथ काम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रेलवे चिल्ड्रन इंडिया उन बच्चों के लिए काम करती है जो रेलवे के साथ किसी न किसी कारण से संपर्क में आ जाते हैं और जिनको तुरंत मदद की जरूरत होती है। मैं पिछले 20 वर्षों से बाल सुरक्षा के मुद्दे पे काम कर रहा हूं और रेलवे चिल्ड्रन इंडिया के साथ पिछले 10 सालों से सिर्फ रेलवे में जो बच्चे आ जाते हैं इसी मुद्दे पे काम कर रहा हूं। तो आज का जो सत्र है, आज का जो ट्रेनिंग सत्र है, वो मुख्य रूप से उन बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए है जो बच्चे किन्हीं न किन्हीं कारणोंवश मजबूरी में रेलवे स्टेशन पे या चलती हुई ट्रेन में आ जाते हैं और जिनको तुरंत मदद की जरूरत है। आरपीएफ के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक बच्चा जिसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो आज हम पूरे 1 घंटे इसी मुद्दे के विभिन्न भिन्न पहलुओं के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह बच्चा है कौन। याद करिए, जब आप कभी ट्रेन में होते हैं, याद करिए जब आप प्लेटफॉर्म पे होते हैं, कोई बच्चा आपको दिख जाता है। कई बार लगता है कि हमें मदद करनी है, लेकिन हम चाह करके भी मदद नहीं कर पाते कई कारणों से। इसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। कभी आपने सोचा है कि ये बच्चा हमारे ट्रेन में क्यों आता है? कभी आपने सोचा है कि ये बच्चा हमारे स्टेशन पे क्यों आ जाते हैं? कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा कि कोई बच्चा मजबूरी में अपने परिवार को छोड़ जाता है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि बच्चों के स्टेशन पे और ट्रेन में आने के कई कारण होते हैं। पहला कारण है कि बच्चा स्वयं घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रन अवे चिल्ड्रन। अब सभी लोग बोलते हैं अरे बच्चा घर छोड़ करके भाग आया, लेकिन वो मजबूर होता है घर छोड़ने के लिए, जिसके भिन्न भिन्न कारण होते हैं। आप जानते हैं कि जो 90% बच्चे हमें इस तरह के बच्चे हमें रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन में मिलते हैं या रेलवे स्टेशन के आसपास मिलते हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब आप उनके गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि न वो बच्चे स्कूल जाते हैं, न बच्चों को पेट भर खाना मिलता है, कोई एंगेजमेंट प्लान नहीं होता है और लड़कियों की स्थिति और भी विकट होती है। तो होता क्या है कि स्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि कई बार वो गांव वालों के बहकावे में या शहरी अट्रैक्शन के कारण घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जा करके शहर में घर के लिए कमा करके कुछ ले आएंगे। इस वजह से घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, पारिवारिक विघटन होता है। कभी माँ की मृत्यु हो जाती है तो पिता रखने के लिए तैयार नहीं है, कभी पिता की मृत्यु हो गई तो मां रखने के लिए तैयार नहीं है, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब माँ बाप की मृत्यु हो जाती है तब कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता है, तब बच्चा घर से छूटने के लिए मजबूर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि पड़ोसियों के आपसी विवाद में कई बार उसको किडनैप होना पड़ता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से बच्चा घर छोड़ने के लिए मजबूर होता है। लेकिन इसके अलावा अन्य और कारण, जैसे कि कई बार क्या होता है कि माँ बाप इतने गरीब होते हैं, इतने अक्षम होते हैं कि बच्चों की देखभाल करने में सक्षम ही नहीं होते हैं। कई बार बच्चे किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जिनका इलाज ही नहीं संभव है या जिनका छुआछूत होने का डर है, जिसकी वजह से माँ बाप बच्चे को त्याग देते हैं कि भगवान भरोसे त्याग देते हैं, वो बच्चे सड़क पे आ जाते हैं। कई बार आप लोग जानते ही हैं कि कई ऐसे कारणों से भी लोग जानबूझ करके बच्चों को त्याग देते हैं। तो ये होता है। चौथा एक कारण है जब आप अफेयर में इलोपन होता है, इलोप हो जाता है बच्चा, जब कम उम्र में जब प्रेम हो जाता है जिसके कारण घर छोड़ करके आ जाते हैं। और इसके अलावा जो एक सबसे प्रमुख कारण है वो मानव व्यापार। मानव व्यापार जिसको हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहते हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता देना चाहूंगा कि मानव व्यापार बहुत ही बड़ा अत्याचार है मानव के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ।
तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे घर छोड़ते हैं या छोड़ जाते हैं। तो उसमें उनकी क्या गलती? ये अब बच्चा जब घर छोड़ता है, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, जब बच्चा स्वयं घर छोड़ता है ना, तो उसको पता नहीं होता है कि उसे जाना कहाँ है। वो बस अपने आसपास से किसी स्टेशन पे चला जाता है और जो भी पहली ट्रेन आती है उसी में बैठ जाता है। तो 80% मामलों में बच्चों को पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, घर छोड़ने के बाद जाना कहाँ है। 80% मामलों में उसको पता ही नहीं होता है। और बच्चा कहाँ जाता है? जब एक बार बच्चा ट्रेन में जाता है ना, तो उसको वो उतरता ही नहीं कहीं पे भी। उतरता है कहाँ पे है? जहाँ पे ट्रेन टर्मिनेट होती है। क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत डरे होते हैं, सोचते हैं कि आपको तो ट्रेन में आपको देखते हैं, अरे आरपीएफ, डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं पुलिस मुझे जेल में न डाल दे। तो आपसे छुपते छुपाते वो उस स्टेशन तक बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं और अंत में उनको मजबूर होकर के उन टर्मिनल स्टेशनों पे उतरना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं होता है। और वहां उतरते हैं और वहीं से उनकी जिंदगी बदलने लगती है। अब आप कहते हैं भैया ट्रेन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आप सबको पता है कि जो हमारी भारतीय रेल है वो विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में एक है। लगभग 8000 रेलवे स्टेशन हैं छोटे बड़े मिलाकर के। लगभग 13,000 यात्री हैं, दैनिक यात्री हैं जो डेली चलते हैं। जो 13,000 लगभग पैसेंजर ट्रेन है और लगभग 2.5 करोड़ के आसपास दैनिक यात्री हैं, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। तो सोचिए कि एक पूरी ऑस्ट्रेलिया हमारे ट्रेन में प्रतिदिन होती है। इसके लिए मैं आप लोगों का साधुवाद करना चाहूंगा, रेलवे का, स्पेशली आरपीएफ का, कि आप लोग इतनी बड़ी जनसंख्या को प्रतिदिन हैंडल करते हैं और उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाते हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। तो इस तरह से जब बच्चा स्टेशन पे आता है सर, चूंकि नेटवर्क इतना बड़ा है, बच्चा आज तो सभी लोग उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ट्रैफिकर हो। अगर हम देखेंगे कि ट्रैफिकिंग के अधिकतर मामलों में रेलवे का इस्तेमाल होता है, या बच्चा जब घर से निकल के जाता है तो 99% मामलों में ही रेलवे का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ट्रेन स्टेशन उसके घर के काफी करीब होता है और बहुत ही सस्ता होता है। और कई बार बिना टिकट भी वो ट्रेन में बैठ जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि पैसे ही नहीं होते हैं और पता भी नहीं होता है कि कैसे टिकट लेना है। जब एक बच्चा स्टेशन पे आता है ना सर, तो वहीं पे जिंदगी परिवर्तित होती है। और परिवर्तित क्या होती है? अगर एक बार बच्चा स्टेशन से बाहर चला गया, स्ट्रीट पे चला गया, तो एक बार हमारे सिस्टम से स्लिप हो गया, हमारे प्रोटेक्शन सिस्टम से स्लिप हो गया, तो बच्चा पूरी तरह से शोषण, एक्सप्लॉइटेशन से घिर जाएगा। और बच्चों की सुरक्षा को अगर हमने ट्रेन में और स्टेशन पे ही सुनिश्चित नहीं कर दी, तो उसकी जिंदगी के बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। वो क्या होगा? मान लीजिए आरपीएफ है, बच्चे से मिलती है, उसकी मदद करती है। मान लीजिए जीआरपी है, बच्चे से मिलती है, मदद करती है। मान लीजिए रेलवे के कोई भी स्टाफ है, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे ऑपरेटिंग हो, चाहे वो वेंडर हो, चाहे कूली हो, चाहे पोर्टर हो, अगर वो बच्चे से मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं, तभी बच्चा सुरक्षित है। लेकिन अगर मिलने के बाद भी अगर उनकी कोई मदद नहीं करता है, तो बच्चा बिल्कुल असुरक्षित है। या तो वो ट्रैफिक्ड हो जाएगा, या तो स्ट्रीट पे जाकर के अकेले रहने लगेगा, या फिर वो किसी गैंग के उसमें आ जाएगा, या फिर उसको बेचा जाएगा, या उसका मिसयूज होगा। धीरे धीरे वो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने लगता है। तो पूरा का पूरा बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। और ये हमारा कर्तव्य है, और स्पेशली हम आरपीएफ एज ए फोर्स की कर्तव्य है कि इन बच्चों की सुरक्षा को तुरंत सुनिश्चित करें, तुरंत रैपिड एक्शन लें। कोई भी बच्चा हमारे स्टेशन पे दिखाई दे, तुरंत एक्शन लें और उनको तुरंत सुरक्षित करें। अब ये प्रश्न होता है कि सुरक्षित कैसे करें? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी बहुत सारी चीजों के बारे में स्पष्टता नहीं है।
तो सबसे पहला ये, तो आपका एक कदम एक बच्चे की जिंदगी को परिवर्तित कर सकता है। बच्चा कौन है यह जानना बहुत ही आवश्यक है। मेरा मतलब यह है कि किस उम्र के व्यक्ति को हम बच्चा कहेंगे, हम चाइल्ड कहेंगे, और इसको लेकर के बहुत सारी दुविधाएं हैं और कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारे बच्चों से संबंधित हमारे देश में जो अलग अलग कानून है ना, वो बच्चों की परिभाषाएं अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन पिनल कोड की बात करते हैं, तो वो कहता है कि 7 साल से कम उम्र का व्यक्ति बच्चा है, इनोसेंट है। और इसी तरह से अगर हम चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट की बात करते हैं, तो वो कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति या बच्चा कोई भी काम नहीं कर सकता है। इसी तरह से शिक्षा का अधिकार कानून है, जिसको हम आरटी एक्ट कहते हैं, वो कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा किसी भी कक्षा 8वीं तक बिल्कुल मुफ्त में उसको शिक्षा मिलेगी। तो जिसकी वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे बीच में होती है। लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि बच्चों के साथ किसी भी तरह की डीलिंग को लेकर के, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, के लिए एक कानून है, जिस कानून का नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जो कि बाद में अमेंडमेंट हुआ था 2001 में। इसको हिंदी में बोलेंगे हम किशोर न्याय बच्चों की देखरेख एवं सुरक्षा अधिनियम 2015। ये एक्ट है बच्चों के मुद्दे पे सभी कानूनों को सुपरसीड करता है, और इस कानून के अनुसार अ चाइल्ड मीन अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज, यानी कि बच्चा वह है जिसने 18 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं किया है। और यही बच्चों की समग्र परिभाषाएं हैं। चाहे अगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के संदर्भ में रेलवे ने जारी किया है, वो भी जेजे एक्ट की इसी परिभाषा को मानता है। तो आज से हमारे स्टेशन पे या स्टेशन के आसपास प्रीमाइस पे अगर कोई बच्चा 18 वर्ष, कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का दिखाई दे, तो वो हमारे लिए बच्चा है, और उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत या रेलवे के एसओपी के अंतर्गत जो बताए गए प्रक्रियाएं हैं उसी के अनुसार व्यवहार करेंगे। रेलवे स्टेशन या हमारी ट्रेन में आने वाले बच्चे जिनको देखभाल और सुरक्षा की तुरंत आवश्यकता है को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। और उनको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि उनके अधिकार क्या है। जब तक हम उनके अधिकार को नहीं समझ पाएंगे, उनकी सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से हमारे संविधान ने और हमारे कानून ने उनके में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो उनकी सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उल्लेखित किए गए हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 45 और 47 में राज्य को यह शक्ति दी गई है और साथ ही साथ यह उनको कर्तव्य बताए गए हैं ताकि बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति किया जा सके और साथ ही साथ उनके मानव अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किया, जिसको हम संक्षेप में यूएनसीआरसी बोलते हैं और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार घोषणा पत्र। यह जो कन्वेंशन था मुख्य रूप से बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था और जिसमें कहा गया था कि जिसमें बहुत सारे ऐसे मानक या स्टैंडर्ड थे जो बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित से जुड़े हुए थे।
यह अधिकार इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बच्चों के समग्र विकास की बात करता है, बच्चों के समग्र संरक्षण की बात करता है, और उसमें अधिकारों की भी व्याख्या बहुत विस्तार से की गई है। और इन अधिकारों को अगर हम समझने के लिए 4 भागों में वर्गीकृत करें तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के कुल 4 कैटेगरिकल अधिकार हैं, जिसको हम पहली कैटेगरी ऑफ बाल अधिकार बोलेंगे, वो है जीने का अधिकार, राइट टू सर्वाइवल। राइट टू सर्वाइवल के अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को भोजन, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा अपनी पहचान मिलनी चाहिए। जो दूसरी कैटेगरी ऑफ बाल अधिकार है वो है विकास का अधिकार। और विकास के लिए आप सभी जानते हैं विकास 2 तरह से होता है, एक मानसिक विकास और दूसरा शारीरिक विकास। मानसिक विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चे को खेलने कूदने का, मनोरंजन करने का मौका मिलना चाहिए। यूएनसीआरसी में बच्चों के अधिकारों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला अधिकार बताया गया है जीने का अधिकार, यानी राइट टू सर्वाइवल। राइट टू सर्वाइवल के अंतर्गत बच्चों को भोजन, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा उनकी पहचान को सुनिश्चित करने की बात की गई है। यहां पहचान से तात्पर्य है जो हम बर्थ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, यानी हर बच्चे का बर्थ रजिस्टर्ड होगा तभी उसकी पहचान आएगी। जो दूसरा अधिकार है वो है विकास का अधिकार। और विकास आप जानते हैं 2 तरीके से होता है, पहला शारीरिक विकास और दूसरा मानसिक विकास। शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है खेलना कूदना ताकि उनकी मांसपेशियां मजबूत हो। आप सभी जानते हैं कि जब स्वस्थ मांसपेशियां में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। और मानसिक विकास के लिए हम सभी जानते हैं कि शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। तीसरा जो अधिकार है जिसको हम सरल भाषा में बताएं कि सुरक्षा का अधिकार, यानी किसी भी बच्चे को किसी भी तरह के शोषण से बचने का अधिकार है। और आप सभी लोग जानते हैं कि शोषण के अलग अलग रूप होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के अलग अलग रूप होते हैं। पहला है शारीरिक शोषण यानी फिजिकल अब्यूज, जिसमें मारना पीटना शामिल है। दूसरा है मानसिक शोषण यानी मेंटल अब्यूज, जिसमें डराना धमकाना शामिल है। तीसरा है इकोनॉमिकल अब्यूज, यानी बच्चों से जबरदस्ती काम करवाना या बच्चों से काम करवाना जो कि तात्कालिक कानून के विरुद्ध हो। चौथा है बच्चों के जेंडर के आधार पर विभेदन करना, बच्चों के जाति, बच्चों के धर्म के आधार पर उनके साथ विभेदन करना, यह भी सामाजिक शोषण का एक हिस्सा है। और अंत में होता है यौन शोषण। तो इस तरह से जितने भी तरह के शोषण हैं, सभी तरह के शोषण से बचने का अधिकार इस अधिकार के अंतर्गत आता है। और हम जानते हैं कि बच्चों के अधिकारों, बच्चों को शोषण से बचाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत तरह के कानून बनाए हैं और बहुत तरह की योजनाएं चलाई। अब आ जाते हैं हम चौथे अधिकारों पे। जो चौथा अधिकार है उसको बोलते हैं राइट टू पार्टिसिपेशन, यानी सहभागिता का अधिकार। यहां पे सहभागिता का अर्थ यह है कि अगर हम बच्चों के संदर्भ में कोई भी निर्णय लें, कोई भी योजना बनाएं, तो उसमें बच्चों के विचारों को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका प्लेटफॉर्म है या आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको एक बच्चा मिला। आपने क्या किया?
बच्चे से बात किया कि क्या है, बच्चा आपसे डर जाता है क्योंकि आपने पुलिस ड्रेस पहना हुआ है। वो सोचता है कि ये मुझे जेल में डाल देंगे, और यहीं पे उसकी सहभागिता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। वो कैसे कि हमें बच्चों की तरह से बात करना है, उसका भरोसा जीतना है। जब एक घर से भागा हुआ बच्चा, एक घर से निकला हुआ बच्चा जब आता है बाहर ना, दुनिया में आता है, तब वो किसी पे भरोसा नहीं करता है। तो सबसे पहले हम उसकी सहभागिता को सुनिश्चित करके उससे बातचीत करेंगे, उसका भरोसा जीतेंगे, तब वो अपने बारे में आपसे विस्तार से बताएगा और हम बच्चे के हित में, बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित में निर्णय ले पाएंगे। तो इस तरह से जो चारों अधिकार हैं, जो अधिकारों का जो 4 वर्गीकरण किया गया है, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार, ये चारों अधिकार बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित को सुनिश्चित करते हैं। और हमें बच्चों के साथ काम करने के क्रम में इन चारों अधिकारों को सुनिश्चित करना है। कानून का उपयोग करके, हमें योजनाओं का उपयोग करके, और हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनका उपयोग करके हम उनके अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते हैं। बच्चों के साथ काम करने के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। पहला है चाइल्ड फ्रेंडली बिहेवियर, यानी बाल मित्र व्यवहार, और दूसरा है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चों का सर्वोत्तम हित। जब तक इन दोनों चीजों को हम समझेंगे नहीं, बच्चों के साथ संवेदनशीलता के साथ कार्य नहीं कर पाएंगे। बच्चों के प्रति किया गया हमारा व्यवहार, आचरण, दृष्टिकोण और उपचार, यानी किस तरह से आप कार्रवाई करते हैं उनके साथ, जो कि मानवीय हो, विचारशील हो और उनके सर्वोत्तम हित के प्रति प्रतिबद्ध हो, बाल मित्र व्यवहार कहा जाता है। और जब हम बच्चों की सर्वोत्तम हित की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि बच्चों के संदर्भ में किया गया कोई भी निर्णय किसी बच्चे के मूलभूत आवश्यकताओं, उनके अधिकारों, जो हमने अधिकार की बात की थी, जो 4 अधिकार हैं, उन अधिकारों, उनकी पहचान, उनकी सामाजिक भलाई, शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करता। तो ये जो 2 मुख्य टर्म हैं, चाइल्ड फ्रेंडली बिहेवियर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जब भी हम किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह की डीलिंग करें तो इन दोनों बातों को हमें सदा ध्यान में रखना है। बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अभी तो बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उन कानूनों में जो सबसे प्रमुख कानून है, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप अपनी भाषा में जानते हैं, JJ एक्ट जिसको बोलते हैं। इसका पूरा नाम है द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, एंड ये अभी अमेंडमेंट भी हुआ है 2021। अब JJ एक्ट को अगर समझना है तो उसका जो शीर्षक है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, इसमें 2 बातें की गई है। एक तो कहता है कि जुवेनाइल जस्टिस, और दूसरा पार्ट है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। तो जुवेनाइल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि हमें वे बच्चे
किसी न वजह से कानून का उल्लंघन किए हैं उनको न्याय मिले, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सही और गलत की समझ नहीं होती है, उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो इसी वजह से कहा गया है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपना बचपन भी याद करें, हम में से बहुत सारे लोगों ने गलतियां की हैं। कभी किसी ने चोरी भी किया हो सकता है, कुछ भी किया हो सकता है, लेकिन हमारे माँ बाप ने, हमारे समाज ने हमारे साथ बार बार हमें सुधारने की कोशिश की, हमें न्याय दिया। इसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। अगर हम शुरू में ही हमें अगर न्याय नहीं मिलता ना, तो एक जो बच्चा है ना, वो कभी एक मैच्योर नागरिक नहीं बन सकता, एक भारत का एक मैच्योर नागरिक नहीं बन सकता। तो इसी वजह से इसमें कहा गया है जुवेनाइल जस्टिस एंड केयर एंड प्रोटेक्शन का मतलब है कि वे बच्चे जिनसे किसी तरह का अपराध तो नहीं हुआ है, जिनको मदद की जरूरत है, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो अधिकार है उसे हमारा संविधान प्रदान करता है, उसे हमारा कानून संरक्षित करता है। तो अगर हमारे अधिकारों का, बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये हमारे संविधान, हमारी सरकार, हमारे कानून की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके अधिकारों के हनन से उनको संरक्षित किया जाए। और यह एक्ट ठीक वही बात करता है। तो जेजे एक्ट जो कहता है, तो इसी वजह से जेजे एक्ट में यानी किशोर न्याय अधिनियम में बच्चों की 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी वे बच्चे जिनको देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। और दूसरी कैटेगरी है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, यानी वे बच्चे जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। यानी हम उनको अपराधी नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, यानी उनसे गलती से कानून का उल्लंघन हो गया है, अनजाने में कानून का उल्लंघन हो गया है, या उतने मैच्योर नहीं है कि वो समझ सके कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो ये 2 कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दिया गया है। अब आते हैं हम पहली कैटेगरी में, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी ऐसे बच्चे जिनको देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। इन्होंने किसी तरह का, इनसे कोई अपराध हुआ नहीं है, इनको मदद की जरूरत है। इनके बाल अधिकारों का हनन हुआ है, चाहे वो जीने का अधिकार हो, चाहे वो विकास का अधिकार हो, या सुरक्षा का अधिकार हो, या सहभागिता का अधिकार। और जेजे एक्ट में इस सीएनसीपी को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है। अगर आप जेजे एक्ट के सेक्शन 214 को देखेंगे तो उसमें चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन को बहुत विस्तृत तरीके से बताया गया है। इसमें मैं कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें आपके साथ जोड़ना चाहूंगा। जैसे कोई बच्चा होमलेस है या जिनका माँ बाप नहीं है, बिना घर का है, उस बच्चे को सीएनसीपी के अंतर्गत लाते हैं। या वे बच्चा जो कि बाल श्रम कर रहा है और जो वो श्रम कानून का उल्लंघन है, या फिर वो बेगिंग पे या भीख मांग रहा है, या सड़क पे है, वो ये सारे बच्चे इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन वो जेजे एक्ट के अंतर्गत वो कवर किए जाते हैं ताकि उनकी मदद की जा सके, ताकि उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके और संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा वे बच्चे भी शामिल हैं जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग हैं, इसको हम डिफरेंशियल एबल चाइल्ड बोलते हैं। इसके अलावा वे बच्चे भी शामिल हैं जिनको अबेंडन कर दिया जाता है, जिनको त्याग दिया जाता है, या जिनको सरेंडर कर दिया जाता है। वे बच्चे भी शामिल हैं
जो मिसिंग है, यानी खोए हुए बच्चे हैं, या वे बच्चे हैं जो घर से भाग आते हैं, वे बच्चे भी शामिल हैं जिनका शोषण हो रहा है और साथ ही साथ शोषण होने की संभावनाएं हैं। और सभी तरह के शोषण, चाहे वो शारीरिक शोषण हो, मानसिक शोषण हो या फिर यौन शोषण हो, उस सभी तरह के शोषण हो रहा है या होने की संभावना है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो कि जिनका इस्तेमाल ड्रग एब्यूज में किया जा रहा है, या जिनको ट्रैफिकिंग में जिनकी ट्रैफिकिंग हो रही है, ऐसे बच्चे भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे बच्चे भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जिनको बड़े लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं है, वो तो इनोसेंट है, उनकी वो समझ नहीं है, कोई भी उनको बहला फुसला सकता है, उनका अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे बच्चे भी आते हैं जो विक्टिम हैं प्राकृतिक आपदाओं के, जैसे किसी के एरिया में बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तो ऐसे इलाकों के बच्चे भी सीएनसीपी के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जो ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं, भले ही वो उनके अभिभावक ही क्यों ना हो, माता पिता ही क्यों ना हो, जो कि बच्चे का अब्यूज कर रहे हैं या जो कि उनको साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी उनके अंदर शामिल होते हैं। और ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनके विवाह होने वाला है, यानी विवाह होने के खतरे पे बैठे हुए। तो जेजे एक्ट में जो सेक्शन 214 है, उसमें उन बच्चों के बारे में विस्तृत तरीके से बताया गया है जिनको तुरंत मदद की जरूरत है। आप लोग इस सेक्शन को पढ़िएगा और इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। अब प्रश्न होता है कि इन बच्चों को डील कैसे करना है। ये बच्चे मान लीजिए हमें मिल गए, हमारे स्टेशन पे ये बच्चे मिल गए, कि इनका क्या करना है। तो जेजे कहता है एनी चाइल्ड हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी सारी कैटेगरी जो मैंने आपके सामने बताई है, जब भी कोई ऐसा बच्चा मिलता है, यानी ऐसे बच्चे जिनको देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, ऐसे बच्चे को हमें उस जिले के बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अब आपको लगा कि ये बाल कल्याण समिति है क्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अक्सर बोला जाता है CWC। तो बाल कल्याण समिति क्या है? कई बार हम उसको कोई एनजीओ समझ लेते हैं, हम सोचते हैं हमने एनजीओ को भेज दिया। तो मैं बताना चाहूंगा कि बाल कल्याण समिति की स्थापना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार हुई है। बाल कल्याण समिति को जुडिशरी पावर भी यह एक्ट प्रदान करता है। इस एक्ट में कहा गया है कि द कमेटी शैल फंक्शन एज ए बेंच एंड शैल हैव द पावर्स conferred by the Code of Criminal Procedure 1973 2 of 1974 on a metropolitan magistrate or as a case may be as a judiciary magistrate of the first class। यानी कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसको जुडिशरी पावर दिया गया है। तो एक बात बहुत आपको अच्छी तरह से समझना है कि जब भी आप एक बच्चे को, जब भी ऐसे बच्चे को जिसको देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, उस बच्चे को CWC के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक जुडिशरी सिस्टम में बच्चे को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब वह जुडिशरी सिस्टम उस बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित, सर्वोत्तम हित के अनुसार निर्णय लेगी। चूंकि आपको CWC के साथ काम करना है, तो यह हमें जानना भी आवश्यक है कि CWC है क्या।
में कुल मिला के 5 मेंबर होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक चेयरपर्सन होता है और कम से कम एक महिला या कम से कम एक पुरुष का होना आवश्यक है। और ये सभी 5 सदस्य इंक्लूडिंग चेयरपर्सन बाल अधिकारों के जानकार होते हैं और बच्चों के साथ काम करने का उनका अपना एक व्यापक अनुभव होता है। तो इसी वजह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इनको सिर्फ 3 वर्ष के लिए ही नॉमिनेटेड किया जाता है, इसे राज्य सरकार करती है। तो जब भी आपके पास बच्चा आपको मिलता है, आप इनके समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करें। अब प्रश्न यह है कि कितने समय के भीतर, यानी अगर कोई बच्चा हमें मिलता है तो कितने समय के भीतर हमें बच्चे को CWC के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो जेजे एक्ट में बताया गया है कि जब बच्चा हमें मिलता है तो मिलने के 24 घंटे के अंदर हमें बच्चे को CWC के समक्ष प्रस्तुत करना है। इसमें वह समय शामिल नहीं है जब जो ट्रैवल टाइम है CWC तक पहुंचाने का, वह समय इसमें शामिल नहीं है। तो अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा ये आपकी जानकारी के लिए कि CWC में प्रस्तुत होने के बाद होता क्या है बच्चे के साथ। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब एक बार बच्चा CWC के साथ समक्ष प्रस्तुत होता है तो CWC अगर बच्चे से बात करती है और अगर बच्चे से बच्चा अपने बारे में जानकारी देता है, उसकी प्रॉपर एक काउंसलिंग होती है, एक एक्सपर्ट द्वारा उसकी काउंसलिंग होती है और उस जानकारी के आधार पे CWC बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेती है। वो निर्णय क्या क्या हो सकते हैं। पहला कि अगर बच्चे का एड्रेस पता है तो बच्चे के माँ बाप को सूचित किया जाता है। हो सकता है कि CWC अगर जिस समय आप प्रस्तुत कर रहे हो उसी समय आपसे बोल दे कि अगर आपके बच्चे के माँ बाप का या इसके एड्रेस का पता है तो उसके माँ बाप को सूचना भेज दें। और जब तक माँ बाप नहीं आते हैं तब तक बच्चे को CWC एक ऑर्डर पास करती है कि उसको शॉर्ट स्टे होम में रखा जाए, उसको हम चिल्ड्रन होम भी कहते हैं, वहां रखा जाए जब तक कि उसके माँ बाप नहीं आ जाते। तो आपका काम यही है कि बच्चे को प्रस्तुत करना। अगर CWC ने तत्कालिक कोई काम दिया है तो वो करना, इसके अलावा आपकी कोई भूमिका आगे नहीं है। अगर बच्चा के माँ बाप का पता नहीं चलता है तो CWC इंक्वायरी जांच बिठाती है और जांच के दौरान भी बच्चे के माँ बाप का पता नहीं चलता है तो CWC एक ऑर्डर पास करती है कि बच्चे को लॉन्ग टर्म के लिए चिल्ड्रन होम में यानी बाल गृह में रखा जाए, जहां पे कोई बच्चा 18 वर्ष तक रह सकता है और उसके जो चारों अधिकार हैं, जो अधिकारों को जो 4 वर्गीकरण किया गया था, सभी वहां पे मिलता है। चाहे वो जीने का अधिकार, चाहे वो विकास का अधिकार हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे सहभागिता हो। जैसे ही एक बच्चा चिल्ड्रन होम में चला जाता है या अपने घर चला जाता है तो उसको उसके चारों अधिकार मिल जाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चा अगर हमें मिलता है और जेजे एक्ट कहता है कि हमें जेजे एक्ट को फॉलो करते हुए जब भी हमें कोई ऐसा बच्चा मिले तो या तो हम स्वयं बच्चे को CWC के समक्ष प्रस्तुत करें या यह सुनिश्चित करें कि बच्चा CWC के समक्ष प्रस्तुत हो जाए। जैसा कि आपके बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जहां पे चाइल्ड हेल्प डेस्क है, तो आप बच्चे को चाइल्ड हेल्प डेस्क को हैंड ओवर कर दीजिए और वो बच्चे को CWC में प्रस्तुत करेंगे। या आपके स्टेशन पे कोई NGO काम कर रही है, उनको दे दीजिए बच्चा और उनसे रिसीविंग लीजिए और वो बच्चे को CWC के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगर आपके स्टेशन पे चाइल्ड हेल्प डेस्क भी नहीं है, कोई NGO भी काम नहीं कर रही है, तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन जिसका नंबर है, टोल फ्री नंबर है 1098, उसको कॉल कर सकते हैं और उनको बच्चे को सौंप देंगे। वो भी जेजे एक्ट का पालन करते हैं और बच्चे को CWC के ही समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
हाँ, इसके बाद भी अगर ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा अगर आपके पास तीनों ही नहीं आपके पास है, तब आपको बच्चे को स्वयं CWC के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो बच्चे को CWC के समक्ष प्रस्तुत करना एक तरह से ये मैंडेटरी है और हमें ये करना है, JJ एक्ट को फॉलो करना है। और JJ एक्ट का सेक्शन 32 कहता भी है, 32 कहता है मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ अ फाउंड चाइल्ड, यानी कि अगर हमें कोई बच्चा दिखाई देता है तो हमें बच्चे को CWC में प्रस्तुत करना ही है, और अगर हम इसमें फेल हो जाते हैं तो तो इस एक्ट के अनुसार हमारे विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एक चीज समझ में आया कि कोई भी बच्चा जिसको देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है, उसकी DD एंट्री करनी है, और उसको मेडिकल की आवश्यकता है तो मेडिकल कराना है, और उसके बाद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चा CWC के समक्ष प्रस्तुत हो जाए। चाहे आप उसको चाइल्ड हेल्प डेस्क के माध्यम से करें, चाहे आप किसी NGO के माध्यम से करें, चाहे आप चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से करें, और चाहे बच्चे को स्वयं ले जाकर प्रस्तुत करें, लेकिन ये मैंडेटरी है बच्चों को प्रस्तुत करना CWC के समक्ष, और वो भी 24 घंटे के अंदर, और उसके बाद CWC निर्णय लेगी। अब दूसरी कैटेगरी के बच्चों की बात करें जिससे आपका कोई ज्यादा वो नहीं है, उस कैटेगरी को बोलते हैं चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, यानी ऐसा बच्चा जिसने कानून का उल्लंघन किया हो, इसको दूसरे भाषा में समझ सकते हैं जिससे गलती हो गई है। JJ एक्ट इस कैटेगरी के बच्चों को इसी तरह से देखती है। और अगर कभी भी एक्ट में कहा गया है कि ऐसे बच्चे को कहां पे प्रस्तुत करना होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक मजिस्ट्रेट होते हैं जो वास्तविक मजिस्ट्रेट होते हैं, ये नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, और 2 लोग होते हैं जो 2 मेंबर होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। वो दोनों मेंबर राज्य सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ये तीनों लोग मिलकर के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का बेंच बनाते हैं, और हमें ऐसे बच्चे जो मिलते हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करना होता है, और JJ भी उसके हिसाब से निर्णय लेती है। कई बार आप लोग के दिमाग में आता है कि बच्चों की जो आयु है वो घट गई है, क्योंकि निर्भया केस के बाद आपको लगता है कि बच्चों की आयु 18 साल से 16 साल कर दी गई है। जी नहीं, बच्चों की आयु कम नहीं की गई है, बस एक प्रावधान डाला गया है कि अगर कोई बच्चा, यानी ऐसा बच्चा जो 16 साल से अधिक उम्र का है और 18 साल से कम उम्र का है, उससे किसी भी तरह का हीनियस क्राइम हो गया है, तो उसे CWC एडल्ट लीगल प्रोसीजर के लिए रेफर कर सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि बच्चे की आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ हीनियस क्राइम या सीनियस क्राइम के संदर्भ में JJ भी एडल्ट प्रोसीडिंग के लिए बच्चे को रेफर कर सकती है। और JJ भी नॉर्मली क्या डिसीजन लेती है, अगर पिटी ऑफेंस है, यानी कि बहुत छोटा मोटा अपराध बच्चे से गलतियां हो गई हैं, तो बच्चे को चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है, बच्चे के माँ बाप को चेतावनी या पेनाल्टी देकर छोड़ा जा सकता है, या अगर बच्चा छोटे छोटे गलतियां करता है तो उसको सामाजिक कार्य में जोड़ा जा सकता है। और साथ ही साथ JJ भी बच्चे को उसके किए गए कार्यों के आधार पे 3 वर्ष तक के लिए स्पेशल होम में भिजवा सकती है, जहाँ पे उसकी काउंसलिंग होती है, ताकि वह उसके अंदर जो में सुधार आए, उसकी जो शारीरिक और मानसिक रूप से, जिसकी वजह से
जो स्थितियों की वजह से वो प्रभावित हुआ है, ऐसे कार्यों में जुड़ा है, उससे उसको निकाला जा सके। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, और 3 साल के बाद ऐसा नहीं है, चाहे अगर हम सीएनसीपी की बात करें, यानी ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं और वो चिल्ड्रन होम में हैं, या ऐसे बच्चे जिनसे गलतियां हो गई हैं या अपराध हो गया है, ऐसे बच्चे जो हैं, इनको सिर्फ 18 साल के बाद भी अगर इनको कोई अडॉप्ट नहीं करता है या इनके माँ बाप लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इनको इस एक्ट में प्रावधान है कि इनको 21 वर्ष तक आफ्टर केयर होम में रखा जाता है, जहां पे ये कोई काम सीखते हैं ताकि अपनी बाकी की जिंदगी को स्टार्ट कर सके। तो जे एक्ट जो है हर बच्चे को फ्रेश स्टार्ट का अवसर देता है, यानी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें बार बार हमारी गलतियों को माफ किया है, हमारे अंदर सुधार किया है, चाहे वो डांट करके, समझा करके, वैसे ही जे एक्ट भी बच्चों के प्रति भूमिका निभाता है ताकि हर बच्चे को उनका सर्वश्रेष्ठ हित प्राप्त हो। रेलवे में बाल सुरक्षा तंत्र की जब हम बात करते हैं, यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो यह एक फैक्ट जानना बहुत आवश्यक है। यह अनुमान है कि भारत के किसी न किसी रेलवे स्टेशन पे कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा आ जाता है जिसको मदद की तुरंत आवश्यकता है, और रेलवे ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया है और 2015 में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किया। यही नहीं, 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग और रेलवे चिल्ड्रन इंडिया के द्वारा एक गाइडबुक भी इशू किया गया था, जिसे रेलवे ने लॉन्च किया था। और पिछले ही साल यानी दिसंबर 2021 में जो 2015 का रेलवे एसओपी है उसको रिवाइज्ड किया गया। तो एसओपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम रेलवे में बाल सुरक्षा तंत्र की बात करते हैं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात करते हैं। तो आइए हम समझें कि ये रेलवे एसओपी है क्या। रेलवे एसओपी में के जो फीचर्स हैं, अगर हम उसको देखें तो मुख्य फीचर क्या क्या है। पहला फीचर ये है कि इसमें बच्चे की एक अलग कैटेगरी बताई गई है, जिसको बोलते हैं चिल्ड्रन इन कांटेक्ट विथ रेलवे, यानी रेलवे के संपर्क में आने वाला बच्चा। पहला फीचर है। दूसरा फीचर है कि इसमें हर स्तर पे नोडल या कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, जो बच्चों के मुद्दे को देखते हैं, चाहे वो डिवीजन लेवल की बात करें, चाहे वो जोनल लेवल की बात करें, और चाहे वो बोर्ड लेवल की बात करें। जो तीसरा फीचर है, इसमें कहा गया है कि हर रेलवे स्टेशन पे एक चाइल्ड हेल्प डेस्क होगा, जिसको हम चाइल्ड हेल्प बूथ भी बोलते हैं, जो कि 24/7 ओपन होगा। चौथा फीचर है कि हर रेलवे स्टेशन पे जहां पे ये एसओपी लागू होगा, वहां पे एक बाल सहायता समूह बनाया जाएगा, यानी चाइल्ड हेल्प ग्रुप होगा, जो स्टेशन मास्टर साहब या स्टेशन सुपरिटेंडेंट साहब या स्टेशन डायरेक्टर साहब के कोऑर्डिनेशन में होगा। चौथी विशेषता इसकी यह है कि इसमें बताया गया है क्लियर कट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो इंस्पेक्टर आरपीएफ हो, चाहे एसएचओ जीआरपी है, चाहे वो टीटीटीसीज हो, चाहे स्टेशन मास्टर या स्टेशन डायरेक्टर हो। इसके अलावा इसमें बताया गया प्रोसीजर्स बताए गए कि अगर कोई ऐसा बच्चा स्टेशन पे पाया जाता है तो क्या क्या कदम उठाने हैं। अगर कोई बच्चा चलती हुई ट्रेन में पाया जाता है तो एज ए आरपीएफ हमें क्या क्या कदम उठाने हैं। साथ ही साथ इसमें
एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दी गई है, एलोकेशन ऑफ फंड। जो स्टेशन पे इंप्रेस्ड मनी है उसको बच्चे के हित में यूटिलाइजेशन की बात की गई है, जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। साथ ही साथ इसका एक जो नेक्स्ट फीचर है उसमें कहा गया है कि हर बच्चे का रिकॉर्ड, जो स्टेशन के द्वारा जिसके केस का निस्तारण होगा उसका रिकॉर्ड होना आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आरपीएफ के पास होगा, वो स्टेशन मास्टर, चूंकि वो चाइल्ड हेल्प ग्रुप के कन्वीनर हैं, तो उनके अधिकारी क्षेत्र में एक सेंट्रलाइज रजिस्टर होगा जिसमें बच्चों की सारी इंफॉर्मेशन होगी, और वो इंफॉर्मेशन का जो फॉर्मेट है वो एसओपी में दिया गया है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि कांटेक्ट डायरी हमें रखना है, हमें आरपीएफ सेंटर पे, कि बच्चों की जो से संबंधित जो सर्विसेज हैं, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहाँ पे है, चिल्ड्रन होम कहाँ पे है, एनजीओ कौन सी हैं जिनसे हमें मदद लेनी है, सभी के कांटेक्ट नंबर डिटेल्स उसमें होनी चाहिए ताकि हम आसानी से बच्चों की मदद कर सकें। नेक्स्ट फीचर इसमें यह है कि इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, जैसे कि अगर चाइल्ड लेबर से संबंधित है या ट्रैफिकिंग से संबंधित है, तो इस एसओपी में जो अमेंडमेंट हुआ है जो 2021, उसमें ये 2 नए फीचर उसमें शामिल किए गए हैं। और जो अंतिम है कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस की बात की गई है कि जब तक हमें बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के मुद्दे पे सामाजिक और कानूनी जानकारी नहीं होगी तब तक हम बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो इस मुद्दे पे ट्रेनिंग की बात की गई है, और इसी मुद्दे पे स्टेशन के जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेक होल्डर हैं उनको भी जानकारी, उनके अंदर भी जागरूकता की बात की गई है। तो ये कुछ फीचर्स हैं रेलवे एसओपी के अंतर्गत। थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि पहला, जैसे मैंने बोला था कि एक नई कैटेगरी है चिल्ड्रन इन कांटेक्ट विथ रेलवे। अब आप कहेंगे कि अभी मैंने आपसे जेजे एक्ट की बात की थी पहले कि उसमें 2 कैटेगरी हैं, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी ऐसा बच्चा जिनको मदद की जरूरत है, और दूसरी कैटेगरी मैंने बताया था चिल्ड्रन इन कांटेक्ट विथ कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। अभी तीसरी कैटेगरी कैसे आ गई, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत क्लियर बताया, आपको भी पता है कि जो ये एसओपी है ना, ये जेजे एक्ट को फॉलो करती है। तो इसमें तो चिल्ड्रन इन कांटेक्ट विद रेलवे का अर्थ ये है कि अ चाइल्ड जो कि जेजे एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, यानी सीएनसीपी, जो जेजे एक्ट के सेक्शन 2 के उपबंध 12 में डिफाइन किया गया है और सेक्शन 2 के उपबंध 14 में डिफाइन किया गया है, वे सारे बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि ऐसे बच्चे रेलवे प्रीमाइस के किसी पार्ट में हो, या ऐसे बच्चे ट्रेन में पाए जाएं, या ऐसे बच्चे किसी भी रेलवे के व्हीकल में पाए जाएंगे, तो ऐसे बच्चों को बोला जाएगा चिल्ड्रन इन कांटेक्ट विथ रेलवे। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि ये बच्चे, मतलब कि तो ये बहुत क्लियर तरीके से इसमें बताया गया है। तो आप एसओपी का इस पार्ट को जरूर पढ़िए और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। उसमें भी बताया गया है कि कौन की मतलब कि और भी डिटेल में बताया गया है कि कौन से बच्चे होंगे, जैसे जो बच्चे अपने माता पिता से सेपरेट हो गए हैं, वे बच्चे हैं जो कि अकेले ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वे बच्चे हैं जो किसी के साथ नहीं है, यानी जो बच्चों का ग्रुप जाता है वो सारे इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत विस्तार से बताया गया है चिल्ड्रन इन कांटेक्ट विथ रेलवे। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर की बात की गई। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि हर लेवल पे कोऑर्डिनेटिंग या नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। जैसे अब डिवीजन लेवल की बात करते हैं, तो डिवीजन लेवल पे जो एडीआरएम है वो नोडल ऑफिसर है या कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर है, और उनको असिस्ट करते हैं सीनियर डीसीएम, सीनियर
DEN कोऑर्डिनेशन और सीनियर DSC RPF। इसके अलावा इनका कार्य यह है कि उनके डिवीजन में जो SOP है और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज हैं उसको मॉनिटर करना और SOP का इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करना। इसी के साथ ही जोनल लेवल पे AGM है, वो नोडल ऑफिसर या कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर है और इनको सपोर्ट करते हैं PCCM, PCE और PCSC RPF। इसी तरह से रेलवे बोर्ड की तरफ जाते हैं तो रेलवे बोर्ड में DG RPF नोडल ऑफिसर हैं या कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर हैं और इनको जो असिस्ट करते हैं वो IG हेडक्वार्टर है, ED CE है और साथ ही साथ EDPM है। तो इस तरह से रेलवे ने चाइल्ड प्रोटेक्शन को बहुत सीरियसली लिया है और हर लेवल पे नोडल ऑफिसर या कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई है या डिप्यूट किया गया है, एडिशनल भार दिया गया है। तो ये हो गई इसकी दूसरा फीचर हो गया। अब आते हैं तीसरे फीचर के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे फीचर में यह है हर रेलवे स्टेशन पे चाइल्ड हेल्प बूथ होगा यानी चाइल्ड हेल्प डेस्क होगा और चाइल्ड हेल्प डेस्क पे 24/7 ओपन होगा। यानी कि अगर उस स्टेशन पे कोई भी ऐसा बच्चा मिलता है जिसको मदद की जरूरत है, उसे RPF या GRP या कोई भी स्टाफ जो आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद उनको हैंडओवर कर सकती है और आगे की कार्रवाई वो 24/7 का स्टाफ जो होगा वो करेंगे। तो इनको स्टेशन पे 6x6 फीट का एक स्पेस दिया गया है जो जहां पे बूथ बनाया गया है और किसी लोकल NGO के द्वारा वहां पे मैनिंग किया गया है जो कि एक लीगल प्रक्रिया के तहत होता है। जो चौथी फीचर है चाइल्ड हेल्प ग्रुप यानी बाल सहायता समूह। जैसा मैंने बताया कि बाल सहायता समूह एक्चुअली जो स्टेशन पे जो प्राइमरी स्टेक होल्डर है जैसे स्टेशन मास्टर या स्टेशन सुपरिटेंडेंट या स्टेशन डायरेक्टर, साथ ही साथ इंस्पेक्टर RPF, SHO GRP, CTI और साथ ही साथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क और जो रेलवे स्टेशन पे जो चाइल्ड हेल्प बूथ है जैसे रेलवे चाइल्ड लाइन बोलते हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव मिल करके चाइल्ड हेल्प ग्रुप बनाता है। चाइल्ड हेल्प ग्रुप का मुख्य काम यह है कि जो ये SOP है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए, इस SOP को स्टेशन पे लागू किया जाए और साथ ही साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए जितने भी संभव उपाय हों उसको सुनिश्चित किया जाए। और ये मंथली रूप से इनकी मीटिंग होती है या जब भी आवश्यक होगी इस चाइल्ड हेल्प ग्रुप के मेंबर की मीटिंग होगी और केस बाय केस डिस्कशन होगा ताकि SOP के अनुरूप क्या बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित में कार्रवाई हो रही है कि नहीं। पांचवा जो ने बताया था कि एलोकेशन ऑफ फंड, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टेशन पे जो इंप्रेस्ड मनी होती है उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, ये SOP में बताया गया। इसी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि SOP की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, उसका लिंक मैं आप लोग को भेज दूंगा या फिर इसकी एक कॉपी आप लोग को लिंक के तहत आपको दिया जाएगा ताकि आप वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर इंप्रेस्ड मनी का इस्तेमाल, अगर कोई बच्चा हमें मिला, RPF को कोई बच्चा मिला, उसको खाने की आवश्यकता है या उसको किसी मेडिकल की आवश्यकता है या उसको CWC तक पहुंचाने के लिए जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो सभी कुछ इंप्रेस्ड मनी से परिपूर्ण किया जा सकता है। नेक्स्ट जो फीचर है, जैसे मैंने बताया था कि कांटेक्ट डायरी होनी चाहिए, तो मैं आप लोग से बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने स्टेशनों पे
कम से कम एक डायरी नहीं तो कम से कम एक पोस्टर बना लीजिए जिसमें आपका स्टेशन जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है उस डिस्ट्रिक्ट के बाल कल्याण समिति के जो 5 मेंबर हैं सभी के फोन नंबर होने चाहिए, उनका एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा आपके जिले के जितने भी चिल्ड्रन होम है यानी बाल गृह हैं उनके नंबर होने चाहिए। आपके जिले के जितने भी एनजीओ हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो बड़े स्पेशलाइज्ड हो, जैसे कुछ एनजीओ हो जो डी एडिक्शन के लिए काम करते हैं। तो अगर कभी भी आपको ऐसा बच्चा मिलता है तो आप CWC के साथ सहयोग लेकर के बच्चे को डी एडिक्शन सेंटर में भिजवा सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ ऐसे भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए जो काउंसलिंग करते हैं, जो काउंसलिंग में एक्सपर्ट है, तो आपके उनसे बात आप कर सकते हैं, वो उनके सहयोग से बच्चे की काउंसलिंग करा सकते हैं। आप ऐसे लोगों की भी लिस्ट रखें जिनको अलग अलग भाषाएं आती हैं। कई बार क्या होता है बच्चा बहुत दूर से आता है और आप उसकी भाषा समझ नहीं पाते, हो सकता है तमिलनाडु से आए तो हमें तमिल नहीं आती है, तो हमारे पास ऐसे रिसोर्स होने चाहिए जो उस भाषा को समझ सके। कई बार ऐसा बच्चा होता है जो बोल नहीं सकता है, जो इशारों से बोलता है, तो हमें ऐसे एक्सपर्ट को भी लिस्टिंग करने चाहिए अपने कॉन्टेक्ट डायरी में, ताकि अगर कोई वैसा बच्चा मिले तो उससे इशारों से बात करके उसकी भाषा को समझ सके, ताकि हम बच्चे के बारे में सही डिसीजन ले सके। तो ये भी SOP में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है और मैं आपसे अपील है कि आप इस तरह की लिस्ट अपने स्टेशन पे जरूर बनाएं। इसके बाद इस SOP में एक जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है कि स्टेशन पे क्या होगा, अगर स्टेशन पे बच्चा मिलेगा तो क्या करना है। मान लीजिए आपके स्टेशन पे किसी यात्री को बच्चा मिलेगा, किसी यात्री को बच्चा मिल सकता है, किसी कॉमर्शियल या ऑपरेटिंग स्टाफ को बच्चा मिल सकता है, GRP को बच्चा मिल सकता है, किसी NGO को बच्चा मिल सकता है, आपके किसी स्टाफ को या आपको स्वयं बच्चा मिलता है तो क्या करना है। SOP में बताया गया है, कुछ प्रावधान दिए गए। सबसे पहले कभी भी कोई ऐसा बच्चा मिलेगा, जैसे आम नागरिक को बच्चा मिलता है तो नॉर्मली वो आपके पास आएगा, या तो वो चाइल्ड हेल्प बूथ पे जाएगा या RPF के पास आएगा या GRP के पास जाएगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर GRP के पास बच्चा है तो GRP अपनी आवश्यक कार्रवाई करेगी। हाँ, अगर डेस्क पे बच्चा आता है या आपके पास बच्चा आता है तो आपको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चे को जो SOP कहता है कि हमें, चूंकि चाइल्ड हेल्प ग्रुप यानी बाल सहायता समूह के जो कन्वीनर हैं वो कौन है, स्टेशन मास्टर साहब हैं या स्टेशन डायरेक्टर होंगे या स्टेशन सुपरिटेंडेंट है, उनके संज्ञान में लाना है। और उनके पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर पे बच्चे का जो सारा इंफॉर्मेशन है उसको इंगित किया जाएगा और उस रजिस्टर का फॉर्मेट भी इस SOP में दिया गया है। अगर आप SOP के लास्ट पेज में जाएंगे तो उसका फॉर्मेट दिया गया है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन रजिस्टर में लेना है। तो एक तो हमें इवन RPF भी अपने पास उसी फॉर्मेट का पालन करे। जो RPF के पास जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी एक अलग रजिस्टर बना करके और उस फॉर्मेट के हिसाब से ही बच्चों का जानकारी उसमें रखें। जब एक बार जानकारी रजिस्टर में इंगित हो जाएगी तो अगर वो स्टेशन मास्टर साहब होंगे, वो बच्चा RPF को, अगर GRP ले गई है तो उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, उनको वापस कर देंगे, और अगर RPF ले गई है तो उनको दे दिया जाएगा। अब RPF क्या काम करेंगे, RPF बच्चे का DD एंट्री कराएंगे, जो डेली डायरी एंट्री है। डेली डायरी एंट्री करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे डेली डायरी एंट्री करते हैं बच्चा कानून के संरक्षण में आ जाता है, और जब कानून के संरक्षण में बच्चा आ गया तो बच्चा सुरक्षित है। यही SOP की मूल भावना भी है कि कानून के संरक्षण में आए और उसके बाद जुडिशरी संरक्षण में आए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, तभी बच्चा सुरक्षित हो सकता है। तो जैसे DD एंट्री आपने किया, बच्चा कानून के संरक्षण में आ गया, बच्चा आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, जो मैंने पहले बताया था कि आपके स्टेशन पे एक तो तुरंत जैसे ही बच्चा मिले तो एक काम जरूर करिए। तुरंत पहली बात तो ये है कि उसके बारे में उद्घोषणा करवाइए कि ये बच्चा मिला है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे
डर के मारे अपने बारे में सही बता नहीं पाते हैं। तो आपको ये इंतजार नहीं करना है कि बच्चा बताएगा कि मेरे माँ बाप को, तुरंत उसकी उद्घोषणा करवा देना है स्टेशन पे, तुरंत करवा देना है, ताकि हो सकता है कि कोई बच्चे के माँ बाप या कोई हो आसपास, वो तुरंत आपके पास आ जाए। इसी बीच में क्या करना है कि अगर आपके स्टेशन पे चाइल्ड हेल्प डेस्क है, और एक चीज ये भी मैं आपसे कहूंगा कि बच्चा किस स्थिति में आया था हम नहीं जानते, कितने समय से घर से बाहर था हमें नहीं मालूम, भूखा है कि प्यासा है कि बीमार है हमें बिल्कुल नहीं मालूम। तो एक आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमें बच्चे के साथ जब भी डीलिंग करें तो बेस्ट जो एक बाल मित्र व्यवहार करिए, जो मैंने आपसे बात किया था, बाल मित्र व्यवहार, और उसके सर्वोत्तम हित के लिए काम करें। तो सर्वोत्तम हित क्या होगा? तुरंत पहले बच्चा अगर भूखा है तो उसको खाना मिलना चाहिए, बच्चा बीमार है उसको दवा मिलनी चाहिए, बच्चा घबराया हुआ है तो उसको रिलैक्स मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने काम के चक्कर में, नहीं डीडी एंट्री है मुझे करवाना है, बच्चा बेचारा बैठा हुआ है, भूखे प्यासे बैठा हुआ है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो डीडी एंट्री कराना है। अगर आपके पास चाइल्ड, आपके स्टेशन पे चाइल्ड हेल्प बूथ है, डेस्क है, तो आपको चिंता ही नहीं करनी है। इस सारी कार्रवाई आप जब उनको एक बार सौंप देते हैं डीडी एंट्री करके, तो फिर वही काउंसलिंग करते हैं, वही खाना पीना खिलाते हैं, वही उनका इलाज करने की, क्योंकि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाती है अगर आपके स्टेशन पे चाइल्ड हेल्प बूथ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब तक बच्चा बूथ पे है तब तक आरपीएफ की रिस्पॉन्स, उसकी सुरक्षा की और उसके संरक्षण की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरपीएफ की है। ये बात हमेशा ये एसओपी में भी बताया गया है। तो अब जब, तो मान जैसे मैंने बताया था, आपने डेस्क को दे दिया, हेल्प डेस्क को बच्चा दे दिया, उन्होंने फिर बच्चे के साथ काउंसलिंग वगैरह की, और उन्होंने अगर आपसे मेडिकल की मदद मांगी तो आपने मेडिकल कराने में उनकी मदद करा दीजिए बच्चे की, ज़्यादातर वो जनरल मेडिकल होता है, और फिर बच्चे को वो लोग सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो जेजे एक्ट कहता है। तो इस एसओपी में दो मुख्य बातें हैं कि ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई करना, कानूनी संरक्षण में लेते हुए लीगल संरक्षण में प्रस्तुत कर देना, और उसके बाद की कार्रवाई सीडब्ल्यूसी करेगी। हमारी कोई भी भूमिका नहीं है, हमारी सिर्फ भूमिका है कि बच्चे को सीडब्ल्यूसी तक प्रस्तुत करवाना, सुनिश्चित करना। इसी तरह से अगर आपके स्टेशन पे चाइल्ड हेल्प बूथ नहीं है, अगर कोई एनजीओ काम कर रही है रेलवे के परमिशन से, तो आप उनको बच्चा दे सकते हैं, रिसीट ले लीजिए, और साथ ही साथ उनसे ये कहिए कि जब आप सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो उसका कोई ऑर्डर है, उसकी कॉपी भी अपने पास रख लीजिए। अगर आपके स्टेशन पे, फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि हेल्प डेस्क एसओपी में लिखा गया है, हेल्प डेस्क भी नहीं है, ये नहीं है, तो आप हेल्पलाइन को भी फोन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फीचर है कि अगर बच्चा हमारे स्टेशन पे मिलेगा तो हमें क्या क्या कदम उठाने हैं। तो अगर कोई भी बच्चा मिलता है चाहे किसी के द्वारा, तो उसमें पहला काम ही, अगर जीआरपी है और तो जीआरपी, यदि आरपीएफ है तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेशन मास्टर के संज्ञान में आना चाहिए। यहां पे संज्ञान का मतलब यह है कि स्टेशन मास्टर के अधीन, इस एसओपी में बताया गया है कि एक रजिस्टर होगा, और उस रजिस्टर में बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन इंगित किया जाएगा, लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसका इंफॉर्मेशन एक फॉर्मेट है जो कि एसओपी में दिया गया है, आप वो देख सकते हैं। वहां रिकॉर्ड होने के बाद, बच्चे का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होने के बाद, आप बच्चे को डीडी एंट्री करा करके, मेडिकल करा करके, आपको ये सुनिश्चित करना है कि बच्चा सीडब्ल्यूसी तक पहुंच जाए। इसके लिए आपके स्टेशन पे चाइल्ड हेल्प बूथ है, तो आपको करना है कि बच्चे को डीडी चाइल्ड हेल्प बूथ को दे देना है, और उसके बाद जो चाइल्ड हेल्प डेस्क है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की काउंसलिंग करना, बच्चे की जो बेसिक नीड है, भूख सब कंप्लीट करना, और उसको सीडब्ल्यूसी तक प्रस्तुत करना। लेकिन आपके अंदर अगर आपके स्टेशन पर चाइल्ड हेल्प बूथ नहीं है तो आपको क्या करना है? रिवाइड एसओपी में बताया गया है कि आप बच्चे को तुरंत अपने संरक्षण में रखेंगे, और बच्चे के
बच्चे की जो नीड जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करेंगे और तुरंत उस स्टेशन से संपर्क करेंगे जहां पे चाइल्ड हेल्प बूथ है और उनको सूचना देंगे और उनको हैंडओवर करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको लखनऊ आपको किसी ऐसे स्टेशन पे बच्चा मिला है जहां पे चाइल्ड हेल्प बूथ नहीं है, मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा स्टेशन हम कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, दूसरे स्टेशन को संपर्क करना है जो एसओपी में बताया गया, जो रिवाइज एसओपी में बताया गया, जहां पे चाइल्ड हेल्प बूथ है और उनको हैंडओवर करना है। और हैंडओवर होने तक बच्चा आपके संरक्षण में रहेगा। आप इम्प्रेस्ड मनी का इस्तेमाल करके बच्चे के खान पान और उनके और भी सुविधाएं जो एसओपी में दी गई हैं उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें कि आपके स्टेशन पे बूथ है तो बच्चे को डायरेक्टली उनको दे दें, अगर आपके स्टेशन पे बूथ नहीं है तो उस स्टेशन पे बच्चे को हैंडओवर करें जहां पे चाइल्ड हेल्प बूथ है। तो वहां के स्टेशन मास्टर या आरपीएफ इंस्पेक्टर को संपर्क करें, उनको जानकारी दें और यह सुनिश्चित करें कि बच्चा वहां पे हैंडओवर हो जाए और वहां का चाइल्ड हेल्प बूथ इस पे आगे की कार्रवाई करेगा। इसी तरह से अगर बच्चा चलती हुई ट्रेन में मिलेगा तो क्या करना है, तो तुरंत सबसे पहले अगर टीटी को बच्चा मिलेगा तो आरपीएफ या जीआरपी को सूचित करेंगे, अगर आरपीएफ को बच्चा मिलेगा तो टीटी को सूचित करेंगे और तुरंत टीटी से बात करके बच्चे के लिए एक सेपरेट स्पेस रखना है वहां पे और बच्चे की जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, उसकी पूरी करना है। यानी अगर बच्चे को भूख लगी है तो खाना खिलाइए, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि बच्चा किस हालत में वहां मिला है। और फिर इसी दौरान आप बच्चे अगले स्टेशन पे जहां पे चाइल्ड हेल्प बूथ स्थापित है उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर या अपने डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर साहब को सूचना देंगे सिक्योरिटी हेल्पलाइन के माध्यम से। और इस दौरान आप बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, उसकी मूलभूत आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और बच्चे से प्यार से बात करेंगे, चाइल्ड फ्रेंडली मैनर बात करेंगे, जो मैंने आपके साथ बात किया है। और जो भी वो इंफॉर्मेशन देगा उसको नोट करेंगे और जब अगला स्टेशन आएगा तो बच्चे को कंसर्न ऑफिसर को हैंडओवर कर देंगे और अपनी ड्यूटी जो होंगे ड्यूटी ऑफिसर होंगे अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू रखेंगे। आप इस एसओपी को पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये कुछ बातें एसओपी में दी गई। एसओपी में और भी कई प्रावधान हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली है कि अगर बच्चा या अगर जो चाइल्ड है वो एक लड़की है तो उसके साथ किसी भी तरह की डीलिंग में महिला का होना बहुत आवश्यक है। एसओपी में बताया गया है कि आरपीएफ के पास अगर महिला स्टाफ नहीं है, अगर आईओ है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर आईओ नहीं है तो महिला स्टाफ नहीं है तो आप जीआरपी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर उनके पास नहीं है तो आप स्टेशन मास्टर साहब से या स्टेशन सुपरिटेंडेंट साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि किसी महिला को दे, क्योंकि ये महिला का होना अति आवश्यक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि एसओपी में कुछ स्पेशल प्रावधान भी दिए गए हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर स्टेशन पे अगर कोई चाइल्ड लेबर की कोई वेंडर है जो चाइल्ड किसी बच्चे से काम करवा रहा है, जो चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की बात की गई है। इसी तरह से अगर कोई ट्रैफिकिंग का केस संज्ञान में आता है तो जीआरपी या जिले के जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उससे संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मतलब पिछले ही साल आरपीएफ ने भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के एक सर्कुलर जारी किया है, जिसका उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। तो इस तरह से अगर हम देखें, मैंने संक्षेप में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात की है और इसका इस्तेमाल करके आप अपनी बच्चे को सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके इसमें इस एसओपी में आरपीएफ का रोल है, इंस्पेक्टर आरपीएफ की भूमिका है, रोल है, जिसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं उसमें डिटेल में।
और साथ ही साथ हम इसमें जो मैंने इसमें कुछ डू एंड डोंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। हम एक तो पहला है कि हम अपने स्टेशन पे बच्चों को चढ़ती हुई ट्रेन में रोकें। आप लोग रोकते भी हैं, लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि बच्चे दौड़े और ट्रेन में चढ़े गए, स्पेशली जो बच्चे स्टेशन के आसपास होते हैं। ऐसे बच्चों पर ध्यान दें जो हमें लगता है कि इनका अब्यूज हो सकता है, कि बिना किसी देरी के कभी भी ऐसा बच्चा हमें मिले तो बिना किसी देरी के हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आपातकालीन स्थिति में तुरंत चिकित्सा सुविधा मुहैया कराइए। अगर कोई बच्चा बिछड़ गया है तो तत्काल घोषणा, बिना देरी किए हुए तत्काल घोषणा करवाइए। अब डीडी एंट्री बहुत जरूरी है, और बच्चों के केस को निपटाते समय, डील करते समय आपको सिविल ड्रेस पहनना आवश्यक है, जितना संभव हो सके। ये करें, सुनिश्चित करें कि तस्करी करने वाला, यानी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी करता है या दुराचार की कार्रवाई करने के लिए बच्चे जो एडल्ट है उसको जीआरपी को सौंप दें। साथ ही साथ जो नए आने वाले बच्चे हैं उनमें उनको तुरंत स्टेशन पे है, उनको जो आपके स्टेशन पे जो CHD है या अदर कोई NGO काम करती है उनकी सहायता लें और उनको घर भेजने का, CWC के माध्यम से घर भेजने का प्रबंधन कराएं। और एक और इम्पॉर्टेंट है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है ना वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हम डीडी एंट्री में क्या करते हैं, बिल्कुल कई बार हम डिटेल में कुछ लिखते ही नहीं है, और होता क्या है कि CWC को पता ही नहीं चलता है। कई बार आपको कई ज्यादा जानकारी होती है लेकिन डीडी एंट्री में वो जानकारी होती नहीं है, तो बच्चा के बारे में सही डिसीजन हो नहीं पाता है। तो डीडी एंट्री को थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से लिखें, और बच्चे के साथ बच्चों की तरह व्यवहार करें, क्योंकि बच्चे से अगर आप बहुत अच्छे से बात करेंगे तो बच्चा अच्छा फील करेगा, क्योंकि हो सकता है वो ट्रैफिक्ड हुआ, हो सकता है कि जो उसका अनुभव है वो बहुत ही बुरा। तो ये ध्यान रखना है कि बच्चे के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा चाइल्ड फ्रेंडली मैनर की तरीके से बात करें, और साथ ही साथ अगर बच्चा तो कुछ कहता है तो उसको सम्मान करें। ऐसा नहीं यार बच्चा है, यार ये क्या है, ऐसा है, ऐसा नहीं। अगर बच्चा कहता है तो बस सीरियसली उसको सोचिए कि बच्चा क्यों कह रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें करना है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें बिल्कुल नहीं करना है। जैसे हमें कई बार क्या होता है कि बच्चे कई बार खुराफाती होते हैं, हम उनको मारने लगते हैं, कई बार ऐसा लगता है हमें, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता क्या करें। तो कभी भी उनको बीटअप नहीं करना, मारना नहीं, ये कानून का भी उल्लंघन है और बच्चे के हित में भी नहीं है। इसके अलावा किसी भी बच्चे से अपना निजी और सरकारी कार्य मत करवाइए। ये पूरी तरह से चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट्स का उल्लंघन है, और हम भी ध्यान रखें कि हम भी अपने घरों में कभी कहा होता है, तब उसी तरह से करना है। कभी भी आप बच्चे को अकेला देखें, जरूरतमंद देखें, तो उसकी उपेक्षा ना करें, क्योंकि एक बार हमने उपेक्षा कर दी तो बच्चा हमारे संरक्षण से, उस सिस्टम से बाहर निकल जाएगा सर। इसके अलावा कभी भी बच्चे के साथ व्यवहार आपका हमेशा, जैसा बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम सबके लिए, कि बच्चे के साथ एक उचित बाल हितैषी व्यवहार करें। यहीं पर मैं आज का सत्र समाप्त करता हूं, लेकिन साथ ही में आप लोगों को, आपके बच्चों के प्रति आपके कार्यों को अप्रिशिएट करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, हालांकि ये पुराना डेटा है, कि पिछले सालों में आरपीएफ की वजह से, आरपीएफ की तत्परता की वजह से लगभग 50,000 बच्चों की सुरक्षा को रेलवे में सुनिश्चित किया गया। सोच लीजिए, आप लोगों ने 50,000 बच्चों की जिंदगियां बचाई हैं, ट्रैफिकिंग से, अब्यूज से, शोषण से, उनको बिकने से बचाया है, उनके अंग भंग होने से बचाया है। ये बहुत संतुष्टि देता है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये जो जिम्मेदारी उठाई है,
जो ये तत्परता दिखाई है बच्चों के प्रति, बच्चों के सर्वोत्तम हित के प्रति, उसको जारी रखेंगे और हम सब आपके साथ होंगे। धन्यवाद।